अभी ये तुमको क्लियर हो गया है कि जो ये एलपीपी का फंडा है, इट इज रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अ बिजनेस सिनेरियो। उस बिजनेस सिनेरियो को हम लोग का जो एलपीपी है, एलपीपी का बेसिक क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसका बेसिक ही यही है कि हम लोग कोई भी बिजनेस सिचुएशन है उसको हम अच्छे से एक इक्वेशन रूप में, लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म करते हैं। अब जब लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है किसका कोएफिशिएंट्स क्या है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द एक्स। हमारा नॉर्मली क्या होता है, हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमारा एलपीपी में हम लोग एक्स जो है उसको हम लोग अननोन वेरिएबल या ये जो डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं वो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे मैं बता रही थी, अगर मेरी कंपनी का 3 प्रोडक्ट है, ए बी और सी, ये तीनों जो प्रोडक्ट है ए बी और सी, तीनों का अपना एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, राइट? इसको मे भी बनाने में मुझे 100 रुपए लग रहे हैं, इसको बनाने में 80 रुपए लग रहे हैं, इसको बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं। देन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी मेरे यहाँ से आ रही है 120, इससे आ रही है मुझे 150 और इससे आ रही है मुझे 110। तो कंसिडरिंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, हमारी इच्छा क्या होगी कि भाई सबसे अच्छा तो ये वाला है क्योंकि ये मुझे बिल्कुल डबल दे रहा है प्रॉफिट, ठीक है, डबल से भी ज्यादा। ये वाला भी अच्छा है कि 80 से 150 दे रहा है मुझे, ऑलमोस्ट डबल दे रहा है। तो हमारी इच्छा रहेगी कि हम लोग इसको बनाएं क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट और प्रॉफिट का डिफरेंस समझ में आ रहा है, खर्चा जो है और उसके हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा। बट यस अगेन, ये जो कॉस्ट है इसके संग हमें यहाँ पे रिसोर्सेस को देखना पड़ेगा कि हमारी रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, कौन से प्रोडक्ट को हम कितना बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मे बी लेबर लगेगा, मशीन लगेगा एंड अदर रॉ मटेरियल्स कुछ लगेंगे। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसी सारी चीजों को हम फ्रेम करते हैं एलपीपी में। तो इसको बेसिक हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑप्टिमाइजेशन। इस चीजों को, ये सारे, इतनी सारी चीजें ना मैंने बताई, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, देन यू हैव द कॉन्स्टेंट्स एंड ऑल, कितनी सारी चीजें हैं। बट इसको हम बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर देते हैं, इसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है? तो जनरल एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है वो किस तरीके का होता है उसको मैं दिखाती हूँ। अगर एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तुम देखो, क्योंकि ये सारे देखो बिजनेस के इतने सारे सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम को एक मतलब कितने इजी लैंग्वेज में समझा रहा है, इसका यही सबसे अच्छा लगता है मुझे एलपीपी का। तो जनरल एलपीपी अगर तुम देखो, वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर अगर आप तुम देखो, तो वो क्या होता है, हमारा इच्छा क्या होता है, हमारा मोटिव क्या होता है, दैट इज ऑप्टिमाइज जेड। ठीक है, ऑप्टिमाइज जेड मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मैक्सिमम हम वहां से यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज जेड मतलब जेड को पूरा पूरी ऑप्टिमल वैल्यू पर लेकर आए, राइट? हमने पहले इसको मैंने समझा दिया है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है। ऑप्टिमाइजेशन इज ओनली पॉसिबल either we can maximize z, that is maximum of our revenue, और मिनिमम ऑफ आवर कॉस्ट। ये दो ही केस में ये ऑप्टिमाइज हो सकता है। फाइन। अब देखो, ये इक्वेशन रूप यहाँ से है, इक्वेशन वाला फॉर्मेट जो वो यहाँ से है, सारी चीजें मत कंफ्यूज मत होना इधर से। ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3 में ऐसे ही c3 x3 x4 कितना भी हो सकता है, टिल cn xn। सो दिस इज द मतलब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। एक जनरल एलपीपी तुम लो, ठीक है? तो जनरल एलपीपी का हम लोग का जो फॉर्म है वो या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर वो किस तरीके का दिखता है, दैट इज ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल्स टू c1x1 c2x2। अब ये क्या है, अभी मैंने समझाया था ना, सी, ये जो सी वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सी वाले को पोर्शन को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट तुम्हारे संग जुड़ा हुआ वो है कोएफिशिएंट। और ये x1 x2 x वाला क्या है, दीज आर कॉल्ड दी अननोन वेरिएबल, जो मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं अभी बता रही थी ना, मेरी कंपनी में ए बी सी प्रोडक्ट मुझे कितना बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एनीथिंग, कुछ भी डिसीजन जो है मुझे फाइंड आउट करना है।
सो ये हो गया मेरा अननोन वेरिएबल। फाइन। n मतलब क्या हो गया यहाँ पे एक्स एन। n मतलब द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल। n डिसीजन वेरिएबल ये कुछ भी हो सकता है, x1 x2 x3 कुछ भी बोल सकते हो आप। ये क्या हो गया, n डिसीजन वेरिएबल नंबर। आई डोंट नो द नंबर, तो मैं एक नंबर बिठा देती हूँ, n नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। 3 प्रोडक्ट हो, 4 प्रोडक्ट हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो सकता है। फाइन। एंड C1 C2 Cn जो भी हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो C1 जो है वो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट्स को ना, ये जो C1 C2 या C कुछ भी आप बोलो, उसको मैं Cn लिख रही हूँ, फाइनल वाला बोल रही हूँ, इसको हम n प्राइस पैरामीटर्स बोलते हैं। n नंबर ऑफ प्राइस पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब बेसिक प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका प्राइसिंग क्या है, वो सारे चीज, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली प्राइस, वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से दिखाता है, इसलिए उसको प्राइस पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस ही होगा। नाउ तो ऑब्जेक्टिव जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड। जेड क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये तुमको पता है। जेड जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। ये लीनियर फंक्शन है, जैसे हम लोग देखे हैं ना, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसका मतलब क्या, y इज डिपेंडेंट ऑन दिस। x जैसे जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। अब a जो है, a और b तो कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, x चेंज होगा। तो यहाँ पर भी वही है, ये जो z है, z इज जस्ट लाइक y। तो z क्या हो गया तुम्हारा, z इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। ये लीनियर फंक्शन है, आप इतना ही ध्यान रखो। ऑप्टिमाइज z, ये जो z है दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं लेके जा रही हूँ, अब जो भी तुम्हारे पास टोटल जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी या द स्पेस ऑफ possible solutions is limited, and writing पे मत जाना, by the following constraints। मतलब तुम जितने भी काम करना चाहते हो सब करो, पर इस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज के कांस्टेंट को ध्यान में रखो। तो ये एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1nxn। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, इधर साइड में मैं लिख रही हूँ, जगह नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये आइदर लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है b1। b1 इज योर एक्चुअल जो रिसोर्सेज है, कितना रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो दिस इज वन सेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड वाले जब आप लाइन लिखते हो तो ये जैसे a11 था, यहाँ से शुरू होगा a21x1 प्लस a22x2 प्लस, मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, a2nxn is either less than equals to और greater than equals to b2। तो ये b2 हो गया तुम्हारा दूसरा रिसोर्सेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, ऐसे ही ये चलता जाएगा। मैं लास्ट में ले रही हूँ उसको am1x1 प्लस am2x2 amnxn लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू bn। ये ऑल द स्पेस ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन जो है इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, ऑप्टिमाइज z जो हमें करना है, सपोज तुम्हारे सम्स में कुछ नहीं दिया हुआ, कोई चीज ही दी नहीं हुई है, जस्ट एक फ्रेम करने के लिए एलपीपी बता दिया, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, उस केस में हमें इस तरीके से बैठाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक जनरल मतलब क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मेट है। दिस इज द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जनरल एलपीपी। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब
ये लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, राइट। इसको लिख लेना सारी चीजों को अच्छे से। सेट ऑफ कांस्टेंट विल इन्वॉल्व एनी वन, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट है वो ऐसे भी हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, और ग्रेटर देन, मतलब ये और ग्रेटर देन इक्वल्स टू सकता है। मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको उससे कम मुझे यूज करना है, उसके बराबर हम यूज कर सकते हैं, या उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब यही है कि आपको इससे ज्यादा ही यूज करना है, इससे कम यूज करना है, या इसके बराबर यूज करना है। समझ में आया? समझ में आया सिमरन? हाँ, ये जो कांस्टेंट मुझे बता रहे हैं, सपोज मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास 100 लेबर है, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, प्रोडक्ट बी बनाना है, प्रोडक्ट सी बनाना है। प्रोडक्ट ए में लगते हैं 20 लेबर, बी में लगते हैं 10 लेबर, और सी में लगते हैं 5 लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। में भी मैं बता रही हूँ 1 यूनिट बनाने के लिए ए में लगेगा 20, बी में लगेगा 10, और सी में लगेगा 5। तो उस केस में हमारा जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा, तो जो भी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा उसका कांस्टेंट क्या होगा, 20a प्लस, मैं इसको ए बी सीधा लिख रही हूँ, 10b प्लस 5c, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100n, बिकॉज यही मेरा मैक्सिमम लेबर है, इससे ज्यादा तो है नहीं। इज लेस देन इक्वल्स टू 100 लेबर, क्योंकि मैं जितना भी यूज करूँ वो मुझे 100 से बाहर तो नहीं जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ, ये लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये, समझी? समझ आया? तो वैसे ही वो सिचुएशन के हिसाब से आपको समझनी है। अच्छा, तो कोएफिशिएंट जो अपने बात कर रहे थे, ये जो हमारा कोएफिशिएंट है ना, AIJ, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, वी कैन टेक इट टिल M। अभी हमने देखा, अभी ये जो J है हमारा, ये भी हो सकता है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। N, तो ये हो गया M, I को हम टिल M लेते हैं, और J को टिल N लेते हैं। ये दीज आर, ये जो AIJ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी पैरामीटर। एंड द कांस्टेंट क्वांटिटीज, अब देखो कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या है हमारी, जो कांस्टेंट क्रिएट कर रही है। कांस्टेंट क्वांटिटीज हमने अभी देखी ना, बी आई, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 whatever are known as the requirement parameters of the problem। तो कांस्टेंट क्वांटिटी बोलो, ये जो b है, अभी हमने देखा ना जो फॉर्म किया इक्वेशन, या जो हमने अभी दिखाया था, a11 x, सॉरी, a11 x1 प्लस a12 x2, ऐसे करके प्लस a1n लेस देन इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ इक्वल्स टू b1। तो ये जो b1 है, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम। जो b1 है इसको रिक्वायरमेंट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया AIJ, जिसको हम कोएफिशिएंट बोल रहे थे, इसको बोलते हैं एक्टिविटी पैरामीटर, और इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट पैरामीटर, ठीक है। इतना ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग सीधा सम्स पे आ जाएंगे अब। फिर भी ये थोड़ा चीजें कुछ जानना चाहिए। अच्छा, physical properties of the situation that requires that the decision variables are non negative। तो हमें पता है कि ये जो xj है, it should be always greater than 0, and j is equals to 1 2 3, any amount, it could be any amount till n, ठीक है। तो xj जो है हमारा, it should be always greater than equals to 0। ऐसा नहीं कि वो 0 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, लेस देन तो कभी हो नहीं सकता। तो जे कैन टेक एनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, कुछ भी, ठीक है। There may be real situation where the variables are unrestricted in sign. These unrestricted variables are somehow converted to non-negative variables, right? Now अब हम आ जाते हैं कुछ sums में, एग्जाम्पल्स में आते हैं। एक एग्जाम्पल अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे ना, जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था क्यों ये ऐसे लिख रहे हैं। एग्जाम्पल है, सपोज कोई एक हॉस्पिटल है,
सपोज देयर इज एन हॉस्पिटल, और वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया दैट ईच पेशेंट शुड बी गिवन, अब वहाँ पे एक एक पेशेंट है, ईच पेशेंट शुड बी गिवन एटलीस्ट, अब इनको एक एक पेशेंट को एटलीस्ट वो N1, N2, N3 एंड N4 क्वांटिटीज ऑफ 4 न्यूट्रिएंट्स डेली। मतलब एक हॉस्पिटल में ये एक पेशेंट को 4 न्यूट्रिएंट्स वो डेली ऑफर करने वाले हैं। दे विल ऑफर 4 न्यूट्रिएंट्स डेली, इन्होंने ये डिसाइड किया। फाइन, अब जब इन लोगों ने ये डिसाइड किया 4 न्यूट्रिएंट्स डेली, अब ये 4 न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे मिलेंगे ये भी देखना है ना, 4 न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे मिलेंगे। So this 4 nutrients are available in 5 type of foods, 4 तरह का खाना है, 5 foods में ये available है, which contain these nutrients in different proportion। अब ये जो 5 foods है उसमें different proportion में ये available है, right। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि how to find a program for best diet, that is the combination of foods that can be supplied at minimum cost, satisfying the daily requirements of the nutrient by the patient। अब यहाँ पर और कुछ नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है आपको कि 4 न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे सिर्फ दिया है 4 न्यूट्रिएंट्स है, डेली इनको देना है। देखो यहाँ पे बहुत कम चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है। ईच पेशेंट्स will be served with 4 nutrients। 4 nutrients आप कुछ भी ले लो, N1, N2, N3, N4 कुछ भी। अब these 4 nutrients are available in 5 foods in different combination। इससे ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं पता, right? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। सोल्यूशन में आप क्या करोगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट डाइट प्लान फॉर अवर पेशेंट, राइट। तो हम मान लेते हैं सपोज AIJ, that is I is equals to 1, 2, 3, 4 and J is equals to 1, 2, 3, 4 and 5। I क्या हो गया तुम्हारा, the nutrients, and J क्या हो गया तुम्हारा, the foods। हम लोग ऐसे देखते हैं ना C1 X1, तो यहाँ पर AIJ है, राइट। इसका मतलब यही है, the coefficient AIJ, तो C1 X1, तो यहाँ पे वही है। समझ में आया सिमरन? हाँ मैम। दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे हो गया, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रही थी, C1 X1 जो है वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो X1 है, X1, X2, X3, X4 and X5, these are the 5 type of foods to be which contains 4 nutrients। 4 तरह के, ये 5 तरह के खाना है जिसमें आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना X1 देना है, कितना X2 देना है, कितना X3 देना है। हमें तो यही फाइंड आउट करना है ना, X ही तो फाइंड आउट करना है। क्या समझ रही हो तो हाँ बोलो। हाँ हाँ, एक से फाइंड आउट करना। X ही फाइंड आउट करना है अपने को। तो there are 5 types of food, X1, X2, X3, X4 and X5। We are required to find out the quantity of X that needs to be served, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स मुझे पता नहीं है कितना, किसमें कितना है। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि एक हॉस्पिटल ने प्लान किया है, वो अपने हर पेशेंट को 4 न्यूट्रिएंट्स रोज सर्व करेंगे, और 4 न्यूट्रिएंट्स जो है वो 5 खाने में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूरा अजम्पशन बेस है, यू आर टेकिंग इट एज एन अजम्पशन, जहाँ पर AIJ, यहाँ पर I जो आपके न्यूट्रिएंट्स है और J जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है। So in this case, we are taking X1, X2, X3, X4 and X5 as the different types of food। Now our optimization function, हमारा main function क्या है? Here we need to find out, we are required to find out what? We are required to find out the value of X1, X2, X3, X4 and X5। यही हमें फाइंड आउट करना है, राइट, विथ मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट को भी ना कम करना है। सो टोटल कॉस्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट को कम करना है,
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ पर है z इज इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2, क्यों मैं इसको c को जो मेरा जो कांस्टेंट है उसको ले रही हूँ, जो कॉस्ट फंक्शन उसको ले रहे हैं, c2x2, क्योंकि मुझे अपने पेशेंट को सर्व करना है 4 न्यूट्रिएंट्स विथ मिनिमम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस c4x4 प्लस c5x5। ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्लियर? चलो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स का जो सेट्स है वो तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कांस्टेंट का जो सेट है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का फंक्शन है हम लोग, और हमने अभी जैसे एक जनरल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देखा था ना एलपीपी का, हम लोग उसको उस तरीके से लेंगे। a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस a14x4 plus a15x5, it should be greater than equals to n1, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स नंबर 1। तो आप जितना भी सर्व कर रहे हो ये n1 के अंदर, n1 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू n1 से ज्यादा, मतलब बाहर नहीं जाएगा। ये रहा नेक्स्ट लाइन में जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है, मैं इसको न्यूट्रिएंट्स को पहले लिख लेती हूँ, n1 n2 n3 n4 एंड n5, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स के संग ये जान लो कि जितने भी मेरे इक्वेशन हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के फंक्शन में आएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है तो हमारा जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3, इस तरीके से ही जाएगा a24x4 प्लस a25x5। देखो यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिया हुआ, हम सारी चीजें बना रहे हैं। अब a21 तो यहाँ क्या होगा a31x1, यहाँ पे क्या होगा a41x1, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। ये सम्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो हम लोगों ने इसको कैसे किया, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत बीच में जो वो है ना वो नहीं समझ पाए। कौन सा बोलो? फाइंड आउट के नीचे जो है, फाइंड आउट के नीचे ये वाला दिखा देती हूँ। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट क्या करना था कि हमें हमारा जो क्वांटिटीज ऑफ x1 x2 x3 x4 x5, these are our decision variables or the unknown variables, we understood। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z, जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग उसको z के रूप में दिखाते हैं, z इज इक्वल्स टू c1x1। अब c1x1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो, हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग जो जनरल एक मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था ना एलपीपी का, हम उसी को ले रहे हैं। c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस c4x4 प्लस c5x5, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट स्पेस, जो हम लोग इसको लिखेंगे अभी। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, जो जनरल फॉर्म है एलपीपी का, जनरल जो एलपीपी का फॉर्म है ना, सिर्फ उसको ही हम लेते गए, समझ में? यहाँ पे अपना दिमाग नहीं खटाया हमने, बिल्कुल एलपीपी का जो फॉर्म है उसको ही लेते गए। क्लियर सिमरन? जब कुछ नहीं दिया रहेगा, जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आपको जनरल जो एलपीपी का फॉर्म है उसको याद रखना है। क्लियर? ठीक। ओके, नाउ दूसरा एक एग्जाम्पल में हम जा रहे हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है